Hello students, now in this video, in the previous video we have to complete that the chapter number 23 understanding media. ये तो चैप्टर था, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था. अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन रीड करेंगे. आवर एनवायरनमेंट का जो यूनिट फर्स्ट है आवर एनवायरनमेंट, उसका चैप्टर नंबर 8 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड है. वहाँ की जो ग्रासेस है उसके बारे में रीड करेंगे इस वीडियो में, इस चैप्टर के अंदर. तो लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन होती है, क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ की फ्लोरा फ्यूना, इन सब के बारे में डिटेल से इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. Grassland are the regions where grasses from the dominant type of plant life. यहाँ पर जो ग्रासलैंड है वो एक तरीके का रीजन है जहाँ पर जो ग्रासेस है, जो प्लांट लाइफ की जो ग्रासेस है वो यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप की यहाँ पर हर जगह मिलती है. और पूरी अपने जो यहाँ पर पूरी अर्थ सरफेस पे कितना ग्रासलैंड है, यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है उसमें बताया है ग्रासलैंड मेक अप ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ. पूरी अर्थ सरफेस पर 1/4 पार्ट पर क्या है, जो ग्रासलैंड है वो है. क्वार्टर मीन्स होता है 1/4. ग्रासलैंड आर ऑफ 2 टाइप. जो ग्रासलैंड है वो 2 टाइप्स के हैं. कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट है वो तो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. इट मीन्स जो ट्रॉपिकल जोन होती है, जैसे अपने अर्थ का 6th क्लास में अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पे जो जोन्स थी, ट्रॉपिकल जोन्स थी, टेम्परेट जोन्स थी, बहुत सारी जो अर्थ है वो जोन्स में डिवाइडेड है. तो उसी में ही यहाँ पर उसको उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइडेड किया गया है. जो फर्स्ट है वो तो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ये क्या होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? इक्वेटर के पास होता है ये. आर दोज दैट टू ग्रो ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के साइड में ये होता है. एंड कहाँ तक होता है? एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स. जो ट्रॉपिक्स होते हैं वहाँ तक ये फैला होता है. तो फर्स्ट तो हो गई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सेकंड है टेम्परेट ग्रासलैंड. ये क्या होता है? टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स. मिडिल लैटिट्यूडनल जोन्स पर ये जो ग्रासलैंड है वो मिलते हैं. एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. और जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट है, मतलब जो इंटरनल पार्ट है, उसमें भी ये ग्रासलैंड है वो मिलते हैं. वी शैल टेक अप 2 केस स्टडी हियर. आज अपन जो ग्रासेस है, ग्रासलैंड है, उसकी जो 2 टाइप्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं. जो फर्स्ट है वो तो है द prairies in the northern hemisphere and the wilds in the southern hemisphere. जैसे हेमिस्फीयर सबको पता है, पूरी अर्थ है. अर्थ को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से. तो यहाँ पर स्फीयर हुआ, स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. जो ये नॉर्थन वाला साइड है, जिसे स्फीयर बना उसका हाफ कर दिया, तो ये तो नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये साउथर्न हेमिस्फीयर. तो यहाँ पर जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में वहाँ पर है पेराइडीज ग्रासलैंड है, यहाँ पर ग्रासेस है टाइप के. और जो साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ पर है वेल्ड्स. स्टार्ट करते हैं पेराइडीज से. द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द पेराइडीज. अब देखो जो पेराइडीज है कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में. जो नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको जाना जाता है, जो ग्रासलैंड है अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उसको जाना जाता है पेराइडीज के नाम से. द वर्ड पेराइडीज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पेरिटर, विच मीन्स म्यूडो. अब यहाँ पर देखो जो वर्ड है पेराइरी, जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है लेकिन वर्ड पेरिएटा, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है मीडियो, मतलब है ग्राउंड ऑफ ग्रास या फिर घास का मैदान जिसको बोल सकते हैं. अब इसके अंदर किस टाइप की ग्रासेस होती है?
टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, कुछ मीटर्स तक की जिनकी हाइट होती है, काफ़ी लंबी होती हैं। डोमिनेट द लैंडस्केप, और जो लैंडस्केप है यहाँ का वो भी काफ़ी मेन होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। द prairies are bounded by the Rocky Mountains in the west and the Great Lakes in the east between 40 degrees north and 55 north latitude. अब यहाँ पर जो prairies है उसके चारों तरफ क्या है, माउंटेन से वो कवर है। इन द वेस्ट पार्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में, एंड द ग्रेट लेक इन द ईस्टर्न, और जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर ग्रेट लेक है, ईस्ट के अंदर बिटवीन 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड 55 डिग्री लैटिट्यूड, इतने लैटिट्यूड के बीच में जो लेक्स है वो है। इट इज़ अ रीजन ऑफ हीली, जेंटली स्लोपिंग और फ्लैट लैंड। अब ये जो रीजन है वो कैसा है, हीली है, हीली एरिया है, जेंटली स्लोपिंग और फ्लैट लैंड। जैसे ग्रासलैंड है, फ्लैट लैंड भी होगा, और माउंटेन्स है तो स्लोप्स वगैरह भी यहाँ पर होंगे। द prairies कवर्स पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ कनाडा। जो prairies है वो कौन कौन सा पार्ट कवर करता है, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट कवर करता है और कनाडा का। इन द USA द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर मिसिसिपी एंड द Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan जो रिवर है यहाँ पर। अब जैसे USA है, USA का जो एरिया है वो ड्रेन, मतलब जहाँ पर वाटर सप्लाई वगैरह होता है वो कहाँ से होता है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं मिसिसिपी की उसके थ्रू यहाँ पर होता है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे एक रिवर है उसी के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके जो छोटे छोटे रिवर्स होती हैं वो होती है ट्रिब्यूटरीज। एंड द कैनेडियन prairies ड्रेन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सास्केचुअन रिवर्स, इनके थ्रू भी क्या होता है, ये ड्रेन करती हैं एरिया को। अब क्लाइमेट, इस जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। अब नेक्स्ट है क्लाइमेट। यहाँ पर जो ग्रासलैंड है उसके लिए किस टाइप के जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, किस तरह का यहाँ पर क्लाइमेट होता है, डे नाइट्स हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है उनमें वो कितना होता है, कितने सेंटीमीटर्स यहाँ पर रेनफॉल होती है, ये सब इस क्लाइमेट के अंदर रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द prairies आर लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, वहाँ का जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पर ये लोकेटेड है, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप है। मतलब जैसा कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंटल टाइप मीन्स जैसा कि किसी भी कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर होता है, वहाँ का क्लाइमेट होता है, वैसे ही यहाँ का है, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके का जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी कॉन्टिनेंट है। विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। अब जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होता है कंपेयर करें डे और नाइट के टेम्परेचर से, तो क्योंकि आई विल एक्सप्लेन इट इन द लेटर। द समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म, average temperature 20 degrees Celsius, while winters are long and very cold, -20 degrees in Winnipeg, Canada। अब यहाँ पर देखो जो टेम्परेचर्स था वो तो क्या है, दिन में तो जैसे रात और दिन में भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। यहाँ पर दिन में ज़्यादा रहता है, रात को बहुत कम रहता है। और ऐसे ही यहाँ पर जो समर्स है वो किस तरीके की है, जो समर्स में होते हैं दिन वो काफ़ी छोटे और गर्म होते हैं, और एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है 20 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन विंटर में जो डेज होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और वेरी कोल्ड होते हैं। जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर माइनस में चलता है, -20 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर चलता है। हाउएवर द USA पार्ट इज़ वार्मर दैन द कनेडियन पार्ट। अगर कंपेयर किया जाए तो कनेडियन पार्ट है उससे ज़्यादा वार्म रहता है USA का पार्ट। जो USA पार्ट है वो ज़्यादा
द USA पार्ट इज़ वार्मर दैन द कनेडियन पार्ट। जो USA पार्ट है वो ज़्यादा वार्म रहता है अगर कंपेयर किया जाए कनेडियन पार्ट से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो USA है, देखो इसीलिए यहाँ पर डेट इज़ वाई इन द USA पार्ट ऑफ पेराइरीज वीट इज़ ग्रोन इन विंटर। इसीलिए जो USA में यहाँ पर विंटर में वीट की फार्मिंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो ये थोड़ा वार्मर रहता है इस टाइम USA। इन द कैनेडियन पार्ट वीट इज़ ए स्प्रिंग क्रॉप। अब कनेडियन की बात करें, यहाँ पर कनाडा की बात करें तो कैनेडियन पार्ट में जैसे USA में विंटर में जो क्रॉप से उसकी फार्मिंग की जाती है, यहाँ पर ये स्प्रिंग क्रॉप से मतलब स्प्रिंग की सीज़न में यहाँ पर इसकी फार्मिंग की जाती है। द एब्सेंस ऑफ ए माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑलवेज द एंट्री ऑफ कोल्ड विंड्स फ्रॉम द पोलर एरियाज स्पेशली इन द विंटर। अब जो कनेडियन पार्ट में वहाँ पर माउंटेन रेंज नहीं है, अगर जहाँ पर भी माउंटेन रेंज नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, जो विंड्स वगैरह होती हैं जैसे अपने इंडिया के अंदर हिमालय है वो अपन को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड विंड से, हाइवरान फॉल से, फ्लड वगैरह से, इन सब से भी। तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है वो नहीं है, तो यहाँ पर जैसे जो पोलर रीजन से आने वाली जो कोल्ड विंड है वो यहाँ पर डायरेक्टली आती है और इस पे जैसे विंटर सीजन में, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है। For the same reason, hot winds sweep in from the south in summer, rising the temperature up to 38 सेल्सियस। और अब यहाँ पर जैसे विंटर में है काफ़ी विंटर विंड आती है, जैसे जो पोलर एरिया है, पोलर रीजन है, वहाँ से ठंडी हवाएं हैं वो भी यहाँ पर आ रही है कनेडियन रीजन में। ऐसे ही समर सीजन में होता है, समर सीजन में वहाँ पर जो विंड्स हैं, जो हॉट विंड्स है वो भी यहाँ पर आती है और जो टेम्परेचर हो जाता है वो ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत पहुँच जाता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर ए लोकल हॉट विंड चिनूक ब्लोज इन विंटर विच मेल्ट द स्नो टू अनकवर द पास्चर लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे नॉर्थ साउथ बैरियर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो नहीं हैं। A local hot wind chinook blows in the winter which melt the snow to uncover the pasture land for grazing of animals। अब यहाँ पर क्या होता है, विंटर सीजन में विंड चलती है, थोड़ी गर्म विंड चलती है जिसको बोलते हैं चिनूक, जो जब बहती है तो क्या होता है, जो आइस वगैरह है, स्नो वगैरह है वो मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद में भी वो एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए वहाँ पर एक पास्चर लैंड बना देती है। पास्चर लैंड क्या होता है, एक वो लैंड जहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह हैं वो चराए जाते हैं। द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट नियर अबव 60 सेंटीमीटर इन ए ईयर। इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेज। अब यहाँ की जो एनुअल रेनफॉल है वो है 60 सेंटीमीटर इन ए ईयर। और यहाँ देखो जितना टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, ये सब पूरी तरीके से सूटेबल है ग्रास के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपन ग्रास लैंड पढ़ रहे हैं, तो जो ग्रासेज है पेराइरीज, इसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा क्या होता है और फ्यूना क्या होता है, ये जो वर्ड है ये दोनों वर्ड हमेशा ऑलमोस्ट एक साथ ही आते हैं, तो इनका मीन्स है वो आपके आगे तक आएगा, तो इसको नोट करना। जो फ्लोरा है उसका मीन्स है प्लांट्स, रेफर्स टू प्लांट्स, और फ्यूना है उसका मीन्स है रेफर्स टू एनिमल। इट मीन्स जो फ्लोरा है जो प्लांट्स वगैरह की वैराइटीज़ हैं उनको बोला जाता है, जो फ्यूना है जो एनिमल की कैटेगरीज होती है उनकी जो वैराइटीज़ होती हैं उनको बोला जाता है फ्यूना। फॉर द मोस्ट पार्ट पेराइरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, क्योंकि यहाँ जो पेराइरीज है वो क्या है, ग्रास लैंड है, तो यहाँ पर ये ट्रीलेस है। इट रिक्वायर्ड एट लीस्ट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ए ईयर फॉर ट्री ग्रोथ। कम से कम इसको यहाँ पर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए है जो ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए।
where water is available in the lowland. Trees such as willow, alders and pollards grown. जहाँ पर वाटर लेवल कम है या फिर लो लेवल में है या फिर लो लैंड्स में है, वहाँ पर कुछ ट्रीज़ हैं वो उगते हैं. विलो, एल्डर, पोलार ग्रो, ट्रीज़ के नेम है ये सब. For the most part, tall grasses up to 2 meters high dominate the area, which is actually a sea of grass. यहाँ पर ये पार्ट होता है ट्रीलेस. इट मीन्स जैसे अपन जो पढ़ रहे थे वो क्या था, ग्रास लैंड था. तो यहाँ पर जो मेनली है वो ग्रासेस होती है. ग्रास की जो हाइट होती है वो यहाँ पर अप टू 2 मीटर्स है. इतनी लंबी लंबी यहाँ पर जो ग्रासेस है वो होती हैं. इट इज़ एक्चुअली ए सी ऑफ ग्रास. और इसी को सी ऑफ ग्रास भी यहाँ पर बोला जाता है क्योंकि इतनी लंबी लंबी ये होती हैं, इनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है. इसी की वजह से जिस तरीके से सी में ग्रासेस उगती हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हैं वो ग्रासेस उगती हैं. Places that receive rainfall of over 50 centimeters are suitable for farming through the major crops of this area are wheat, maize, other crops including soybeans, oats, barley, cotton, alfalfa and potatoes are also grown. कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर 50 रेनफॉल वो जो प्लेसेस है वो 50 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो रिसीव करते हैं. वो जगह क्या होती है, सूटेबल होती है फार्मिंग के लिए. कौन कौन सी फार्मिंग के लिए? वीट, मेज, सोयाबीन, ओट्स, बार्ली, कॉटन, ये सब जो क्रॉप्स हैं इन सब की फार्मिंग के लिए ये सूटेबल होती है. जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर होती है. और इसके वेस्टर्न पार्ट की बात करें, in the western part of the prairies area lying on the foothills of Rockies where rainfall is very little, grasses are short and sparse. अब वेस्टर्न पार्ट में जो prairies है वहाँ पर जो कि ये फुट हिल्स एरिया में आता है तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो थोड़ा कम होता है और जो ग्रासेस है उनकी जो हाइट होती है यहाँ पर थोड़ी उनसे छोटी होती है. एंड स्पेयर्स और काफ़ी कम ग्रासेस थोड़ी कम भी मिलती हैं यहाँ पर. लार्ज हर्ड्स ऑफ गोट, शिप्स, पिग्स आर रियर्ड. यहाँ पर हर्ड्स का मतलब है ग्रुप. जो ग्रुप्स हैं गोट के, शिप के और पिग्स के रियर्ड होते हैं. मतलब यहाँ पर इन सबको चराया जाता है क्योंकि जो घासेस वगैरह होती है ये सब इनका फूड होता है. कॉर्न ओट्स आर फेड टू मेक दैम फैट. और जो कॉर्न ओट्स हैं उनको मोस्टली ये कॉर्न और ओट्स है वो खिलाया जाता है उनकी बॉडी के अंदर जो फैट्स वगैरह हैं इनको इंक्रीज़ करने के लिए. लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड. अब यहाँ पर जो लार्ज कैटल्स फार्म्स हैं, कैटल्स फार्म्स वही जहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको रखे जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रंचेस भी उनको बोलते हैं. रंचेस भी वही होते हैं जहाँ पर एक लार्ज फार्म होता है जहाँ पर काउ, शिप्स, पिग्स वगैरह है इनकी टेक केयर की जाती है. आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टर्डी मैन कॉल्ड काउबॉय. इसका STRD व स्टर्डी का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैन है उसके थ्रू यहाँ पर इनकी जो लुक आफ्टर टेक केयर है वो की जाती है जिसको बोलते हैं काउबॉयज़. काउबॉयज़ क्या होता है, काम. काउबॉयज़ होता है एक पर्सन जो राइड करता है हॉर्सेस, मतलब जो हॉर्सेस वगैरह हैं उनकी राइडिंग वगैरह करता है और टेक केयर करता है कैटल्स की इन प्रेरीज में. इसका यहाँ पर वर्क होता है. बिसॉन और द अमेरिकन बफेलो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल फाउंड इन दिस रीजन. यहाँ पर ये कैटेगरी है बिसॉन, किस बफेलो की कैटेगरीज है यहाँ पर इस एरिया के अंदर ये मिलती है. और इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, रैबिट्स है, गोफर्स, कोयोटेट्स, पैराइरीज, डॉग्स आर आल्सो फाउंड. ये सब एनिमल्स के नेम है. अलॉन्ग विद द रियरिंग ऑफ कैटल, बिसॉन, डियर, एंटीलोप्स आर डोमेस्टिकेटेड. और इन सब एनिमल्स के अलावा ये सब यहाँ पर एक तरीके से जो डोमेस्टिक एनिमल जिनको बोल सकते हैं
जो यहाँ पर डोमेस्टिक एज ए डोमेस्टिक यहाँ पर यूज़ लिए जाते हैं ये सारे एनिमल। कहाँ पर जो पैराइरीज एनिमल्स है वो पैराइरीज जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये पूरी बात हुई थी नॉर्थ अमेरिका की। आगे जो पॉइंट है वो भी अभी नॉर्थ अमेरिका के ही हैं। तो जो नेक्स्ट है वो रीड करेंगे।